Falsy, it's chapter number 13, immuno. Point number है 339. डिप्थेरिया वैक्सीन रिएक्शन जो होता है वो कौन सा होता है? डेट इज टाइप 3. फिर एसिड निमोनिक में ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ. एनाफिलेक्टिक एंड एटोपिक. टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. साइटोटॉक्सिक जो एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. इम्यून कॉम्प्लेक्स जो होता है वो टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. डी से डिलेड सेल मीडिएटेड ये टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. अच्छा, अब ये समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी. व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी? एग्जेजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है, एग्जेजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है उसे कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी. अब अगर हमें एग्जेजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स को देखना है तो हमें नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स का पता होना चाहिए कि व्हाट इज नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स. तो एज आई हैव गिवन एग्जांपल, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. जिस तरह एक कंट्री को आर्मी बचाती है, उसी तरह बॉडी को जो बचाने वाली आर्मी होती है, सही है, ठीक है, जिस तरह कंट्री को आर्मी बचाती है उस तरह बॉडी को जो बचाने वाली आर्मी होती है उसे कहते हैं इम्यूनिटी. जिस तरह आर्मी के अंदर सोल्जर्स होते हैं उस तरह जो इम्यूनिटी के सोल्जर्स हैं वो होते हैं बी और टी लिम्फोसाइट्स. जिस तरह टेररिस्ट अटैक करते हैं वो फॉरेन पार्टिकल होते हैं, उसी तरह जो बॉडी में अटैक करते हैं टेररिस्ट, जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं वो कौन से हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई. दे ऑल एक्ट एज एंटीजेंस. ठीक है, एंटीजेंस. सो व्हेनेवर एंटीजन कम, यानी व्हेनेवर टेररिस्ट कम, they will be attacked by army, they will be attacked by immunity, and army have soldiers, so immunity have B and T lymphocytes. ठीक, बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मा सेल्स, जो प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज जो हैं गामड़े, और इट विल लीड्स टू व्हाट? ह्यूमरल इम्यूनिटी. जबकि टी लिम्फोसाइट्स जो होता है ये एंटीजन को जो है, जो बैक्टीरिया वायरस फंजाई उसको प्रेजेंट करेगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को, जो उनको डिग्रेड करेगा और फिर उनको सरफेस पे शो करेगा विद द हेल्प ऑफ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, और उधर टी सेल जो है वो आके बाइंड करेंगे एंड इट विल लीड टू एक्टिवेशन ऑफ साइटोकाइंस. साइटोकाइंस विल कॉज व्हाट? इन्फ्लेमेशन एंड डिस्ट्रक्शन. ठीक, तो ये होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. डन. ठीक, अभी तक ये मैंने मतलब 1 मिनट में जस्ट वो एक ओवरव्यू दिया ताकि फॉर दोस्त जिन्होंने वो लेक्चर नहीं भी लिया तो उनको चीज़ें समझ आए बेसिकली. जो टाइप 1, 2 और 3 है उनमें एक्टिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी होती है. डैट मीन्स के जो पहली 3 टाइप्स हैं उनमें एंटीबॉडीज बनेंगी, लेकिन जो टाइप 4 है उसमें टी सेल्स और मैक्रोफेजेस आते हैं. ठीक, ओके, डन. फिलहाल इतनी बातें डन हैं. अब जनाब इनकी एग्जाम्पल्स करने से पहले हमें इनको समझना ज़रूरी है. इनकी एग्जाम्पल्स करने से पहले इनको हमें समझना ज़रूरी है कि फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या है, सेकंड. अच्छा, और जिस तरह मैंने कहा कि ये इम्यून रिस्पॉन्स, ये सोल्जर्स का ये जो रिस्पॉन्स होता है इसे इम्यूनिटी कहते हैं. तो अगर ये एग्जेजरेटेड हो जाए, यानी ये जो सोल्जर्स हैं नॉर्मली टेररिस्ट को किल कर रहे थे, अगर ये टेररिस्ट को किल करने के साथ साथ नॉर्मल सेल्स यानी जो कंट्री के नॉर्मल मासूम लोग हैं उनको भी मारना शुरू हो जाए, तो ये होगा हाइपर सेंसिटिविटी. सो दिस इज हाइपर सेंसिटिविटी. इट हैज़ 4 टाइप्स, 1 2 3 4. डन. अब करें बारी बारी एक एक करके. अब इनकी डिटेल थोड़ी सी करते हैं क्योंकि एमसीक्यूज जो है वो इन डिटेल से ही सॉल्व होंगे. जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब तक एग्जांपल्स को रट्टा लगाने का कोई फायदा नहीं. सही, चलो. अगर मैं कहूँ कि इम्यूनिटी का पूरा चैप्टर छोड़ दो और सिर्फ ये टेबल कर लो तो फिर भी ठीक है. सर दिस टेबल इज एवरीथिंग इन इम्यूनिटी. ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. सो मेरा लेक्चर मोस्टली इस टेबल के अराउंड रिवॉल्व करेगा. बाकी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, वो दोबारा मैं रिवाइज भी कर दूंगा. ठीक, सो इस टेबल को थोड़ा सा इन डिटेल जो है वो डिस्कस करते हैं. फर्स्ट सी दिस. सबसे पहले हम करेंगे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या होता है? ठीक, सबसे पहले क्या होगा? जब पहला कांटेक्ट होगा होस्ट का एंटीजन के साथ. ठीक, एंटीजन क्या है? कोई भी फॉरेन पार्टिकल यानी टेररिस्ट. जब टेररिस्ट अटैक करेगा तो क्या होगा? उस टेररिस्ट को सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है वो कैप्चर कर लेंगे. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उसको लेके कहाँ जाएंगे? टी सेल पे. ठीक है,
with the help of major histocompatibility complex as we already discussed. So उसके बाद क्या होगा, टी सेल्स जो है डिफरेंशिएट हो जाएंगे TH2 सेल, यानी TH2 सेल उसकी एक फर्दर टाइप है, हेल्पर टी सेल्स की टाइप होती है, सही है, हेल्पर टी सेल 1 और हेल्पर टी सेल 2, तो TH2 सेल, ठीक। TH2 सेल्स जो है वो रिलीज करेंगे इंटरल्यूकिन 3, 4 एंड 5, लेकिन मेन जो इनमें होता है वो होता है इंटरल्यूकिन 4 जो एक्टिवेट करता है बी सेल को, ठीक। अभी तक कोई बात मुश्किल तो नहीं लग रही, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जब फॉरेन पार्टिकल, जब एंटीजन फर्स्ट पहली दफा मुलाकात होती है, देखो ना जिस तरह जो है वो पहली पहली मुलाकात है, सही है, मोहब्बत का आगाज होता है जब, सही है। तो अभी पहली दफा मिलने आया है जनाब एंटीजन जो है ना वो होस्ट के साथ, तो एंटीजन जो है उसको कैप्चर कर लेगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कसाई, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के जरिए टी सेल के साथ उसको वो करेगा, उसको प्रेजेंट करेगा। टी सेल्स जो है डिफरेंशिएट हो जाएंगे TH2 सेल्स में और रिलीज करेंगे इंटरल्यूकिन 3, 4 एंड 5। मैंने कहा था ना कि टी सेल साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, कहा था ना मैंने, ठीक। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये आप टाइप 1 पढ़ा रहे हैं, आपने तो कहा था वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में होता है। देखें, दिस इज बेसिकली नॉट ए टाइप ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, दिस इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। आई विल टेल यू, क्योंकि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसमें हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं TH2 सेल्स नहीं होते, वो TH1 सेल्स होते हैं। दूसरा, इसमें जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, तो जिस इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है, ठीक, और बी सेल्स की वजह से होती है। अभी इसमें टी सेल्स रोल प्ले करते हैं, लेकिन मेजर रोल जो है वो बी सेल का होगा। देखो, इस पे साइटोकाइंस प्रोड्यूस हुए, इंटरल्यूकिन 4 जो है वो मेन काम करता है, वो एक्टिवेशन ऑफ बी सेल करेगा। तो बी सेल वाली इम्यूनिटी कौन सी होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता, ठीक। वो कहते हैं टी सेल वाली तो सिर्फ टाइप 4 है, लेकिन दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट हियर। अब जो इंटरल्यूकिन 4 है वो बी सेल को एक्टिवेट करेंगे, तो एक्टिवेटेड बी सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट होके IgE सेक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो बनाएंगे, ठीक। IgE एंटीबॉडीज जो है जब बनेंगी तो वो बाइंड करेंगी टू द FC रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन मास सेल्स। मास सेल्स के ऊपर FC रिसेप्टर्स होते हैं, IgE एंटीबॉडीज उसके साथ बाइंड कर जाती हैं। इतनी स्टोरी सबको समझ आई है? कोई ऐसा स्टूडेंट जो कहे कि सर दोबारा रिपीट करें? ये जो पहली मुलाकात होती है इसमें सिर्फ सेंसिटाइजेशन होती है, दिस इज सेंसिटाइजेशन ऑफ मास सेल्स, दिस इज सेंसिटाइजेशन ऑफ मास सेल। एंटीजन आया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के जरिए TH2 सेल्स आए, उसकी वजह से इंटरल्यूकिन 3, 4, 5 रिलीज हुआ। मेनली इंटरल्यूकिन 4 जो है वो एक्टिवेट करेगा बी सेल्स को, बी सेल्स जो है जब एक्टिवेट होंगे तो प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज आएंगी। कौन सी एंटीबॉडीज? IgE एंटीबॉडीज। IgE एंटीबॉडीज मास सेल्स के साथ जो मस्त सेल्स हैं, मस्त सेल्स, सही है, पहली मुलाकात है ना, दिस इज जस्ट लाइक मस्त मुलाकात। सो IgE एंटीबॉडीज जो है वो मस्त सेल के साथ बाइंड कर जाएंगी और वो सेंसिटाइज हो जाएंगे। जो मस्त सेल है वो सेंसिटाइज हो जाएंगे कि यार ये मुलाकात तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, अब दूसरी मुलाकात भी होनी चाहिए, सही है। लेकिन पहली मुलाकात में वो क्या कहते हैं कि अपना वो जो है वो सिर्फ सेंसिटाइजेशन होती है, सही। वो बिल्कुल डुल नहीं जाते, मस्त सेल जो होते हैं वो बिल्कुल डुल नहीं जाते, अभी डी ग्रेनुलेशन नहीं होती, फर्स्ट फर्स्ट जो एक्सपोजर होता है, दिस इज द फर्स्ट एक्सपोजर। अब मैं सेंसिटाइजेशन के बाद बताता हूँ कि क्या होगा। मास सेल्स आर नाउ फुली सेंसिटाइज्ड फॉर नेक्स्ट इवेंट। जब सेकंड कांटेक्ट होता है सेम एंटीजन का, ठीक है, तो IgE एंटीबॉडीज जो होती हैं जो सरफेस ऑफ मास सेल्स पे होती है और बेसोफिल्स पे, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। जब वो एक्टिवेट हो जाती हैं, सही है, IgE एंटीबॉडीज, तो वो क्या करती हैं, वो सेल को डैमेज करती हैं, मेम्ब्रेन को लाइसिस करती हैं और उसकी वजह से डी ग्रेनुलेशन ऑफ मास सेल्स होती है, ठीक है। और जब डी ग्रेनुलेशन ऑफ मास सेल्स होती है तो उनमें ये वाले मीडिएटर्स जो है रिलीज होते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, VIP, वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, ल्यूकोट्राइन्स, B4, D4, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। अब जब ये सारे डी ग्रेनुलेशन ऑफ मस्त सेल से रिलीज होंगे एलर्जी, ठीक, it will cause allergy. This is the basic concept of type 1 hypersensitivity reaction. इस तरह से एलर्जी होती है। अब आपने कहना है सर ये तो इतनी लंबी स्टोरी आपने बता दी, हम कैसे याद रखें? आई विल शो यू, आई विल टेल यू। ये डायग्राम याद रखिए,
ये डायग्राम याद रखनी है, ठीक। इसमें देखो एक्सपोजर टू एलर्जिन, सबसे पहले ये देखो ये एलर्जिन आया, जिस तरह पोलन ग्रेन है, सीजन चेंज हुआ, एलर्जिन आया, ठीक है, फर्स्ट टाइम, ठीक। उसने क्या किया, एलर्जिन ये देखें आके किस पे बाइंड किया, एक्टिवेशन ऑफ टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स एंड आईजीई क्लास स्विचिंग बी सेल्स, ठीक है, बी सेल्स के साथ आ गया, फिर प्रोडक्शन ऑफ आईजीई हो गई, ठीक है, अब आईजीई उसके ठीक से गया। तो रिपीटेड एक्सपोजर की वजह से क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल्स, और इसकी वजह से ये देखें ये ग्रेन्यूल्स जो है वो निकल जाएंगे, ठीक। जब वो मास्ट सेल के सरफेस पे इसे कहते हैं डीग्रेनुलेशन ऑफ, अब जब डीग्रेनुलेशन हो गया काइंस वगैरह रिलीज होते हैं, वीआईपी वगैरह रिलीज होते हैं, और वो कॉज क्या करते हैं, एलर्जी। फिर भी नहीं समझ आया, इधर से देखें, सबसे पहले बाइंडिंग होएगी आईजी टू द रिसेप्टर्स ऑन मास्ट सेल्स, सबसे पहले वो मास्ट सेल्स के ऊपर, ये मास्ट सेल्स हैं, आईजी रिसेप्टर्स आके मास्ट सेल्स पे लगेंगे, ये बात तो याद रखनी पड़ेगी आपको। सो अगर कोई कहे कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज्ड बाय, तो आपने कहना है आईजीई, लेकिन मीडिएट कौन करता है, ये मास्ट सेल्स, ये एमसीक्यू आता है, सही है, मीडिएट, एम से मीडिएट, एम से मास्ट सेल, सो मास्ट सेल के ऊपर आईजी रिसेप्टर आके लगेगा, सही है, आईजी एंटीबॉडीज आके लगेंगी रिसेप्टर्स और मास्ट सेल्स पे, ठीक है। ये देखें जब मास्ट सेल्स पे आईजी आके लग गई, तो जब सेकंड एक्सपोजर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये देखें डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल्स, और जब डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल्स होगा तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स निकलेंगे और इट विल कॉज एलर्जी, दिस इज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। डन, सारों को ये बातें समझ आई हैं जो मैंने पढ़ाई हैं। अच्छा, जब ये होगा इसमें इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स आ सकती हैं, ठीक। तो इसमें जितनी भी एलर्जीज हैं वो आएंगी, जितनी भी एलर्जीज हैं। सर हमें एग्जांपल्स नहीं याद रहती, आप सबके माइंड में ये आएगी चीज़ कि सर हमें एग्जांपल्स नहीं याद रहती, तो किस तरह से याद रखें। तो देखें ये एक लॉजिकली थिंग है कि अच्छा जी इसमें सारी एलर्जीज आनी है, फिर भी नहीं याद रहता। फर्स्ट टाइप जो होती है वो फास्ट होती है, ठीक है, फर्स्ट इज फास्ट, तो उसमें आप हा से याद रख सकते हो, एच एच फॉर हे फीवर, ए फॉर एलर्जिक एस्थमा, एच फॉर हाइव्स जिसे बी स्टिंग कहते हैं, और ए फॉर एनाफिलेक्टिक शॉक या अर्टिकेरिया। सो हा, फर्स्ट इज हा, सही है, जस्ट लाइक दैट, राइट। हे फीवर, एलर्जिक एस्थमा, हाइव्स जिसे बी स्टिंग कहते हैं, और एनाफिलेक्टिक शॉक अर्टिकेरिया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनाफिलेक्सिस एंड एटोपिक, एटोपिक जो होता है वो एलर्जी जो लोकलाइज जो वो एटोपिक होती है, और जो सिस्टेमिक हो जाए यानी उसकी सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस आ जाए तो वो एनाफिलेक्सिस हो जाता है, सीवियर एलर्जी। डन, चलो अब हम करते हैं जी टाइप 2 और टाइप 3, टाइप 2 और टाइप 3। तो मैंने आपको ना पहले भी ये बात बताई थी कि जो टाइप 2 होती है उसके अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आते हैं, यानी एंटीजन एंटीबॉडी बनती है ऑटो इम्यून, लेकिन होल कॉम्प्लेक्स की जो डेपोजिशन है वो होती है इम्यून कॉम्प्लेक्स में, टाइप 3 में। अभी मैं इसमें थोड़ा सा फर्क है वो अभी हम कर लेते हैं कि क्या होता है, ठीक। ये देखें जरा, सबसे पहले इसकी ना थ्योरी पे देख लें कि होगा क्या इसमें। एंटीजन जो है वो सरफेस ऑफ टारगेट सेल पे होगी, एंटीजन जो है वो सरफेस ऑफ टारगेट सेल पे आएगी, ठीक। जब एंटीजन सरफेस ऑफ टारगेट सेल पे आती है तो सर्कुलेटिंग बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेगी। अभी तक टाइप 1 में भी बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हुए थे, टाइप 2 में भी बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो रहे हैं। जब बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होंगे तो वो डिफरेंशिएट होके क्या बनाएंगे, प्लाज्मा सेल्स। जब प्लाज्मा सेल्स बन गए तो दे विल फॉर्म व्हाट, एंटीबॉडीज। जब एंटीबॉडीज बनी कौन सी, आईजीजी और आईजीएम। सो अगर कोई पूछे कि कौन कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं इन टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, तो आईजीएम और आईजीजी। तो टाइप 1 में कौन सी थी, आईजीई, ठीक, आईजीई, ठीक। वो बाइंड किसके साथ करती थी, ऑन द सरफेस ऑफ मास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स,
क्लियर क्लियर। अच्छा, अब जनाब ये जो एंटीबॉडीज हैं इनकी वजह से क्या बना, एंटीजन तो ऑलरेडी आई थी, एंटीबॉडीज बना दी इन्होंने बी सेल्स ने, तो क्या बन गया, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये एक मजेदार पाथवे को एक्टिवेट करता है जिसे कहते हैं क्लासिकल पाथवे ऑफ सीरम कॉम्प्लीमेंट। जब क्लासिकल पाथवे ऑफ सीरम कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होगा तो वो जनरेट क्या करेगा, C3b। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट का एक पार्ट कह लें, C3b होता है। जो C3b है वो बाउंड करेगी टारगेट सेल को और एक्ट करेगी एज एन ऑप्सोनिन, ऑप्सोनाइजेशन करवाती है। सो आप इस तरह से याद रखें कि C3b बाइंड्स बैक्टीरिया, C3b बाइंड्स बैक्टीरिया। सो इस तरह से क्या होगा, जब वो बाइंडिंग करेगी तो वो पूरी की पूरी फेगोसाइटोसिस करवा देगी। अब कैसे होगा ये देखें, ये टारगेट टिश्यू है, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना। जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना तो C3b एक्टिवेट हो गई और उसने क्या किया, उसकी वजह से जो मैक्रोफेजेस है उसने सारे के सारे टारगेट सेल को जो है वो इनगल्फ कर लिया, ये मैक्रोफेजेस है। ठीक, सो ये ऑप्सोनाइजेशन करवाती हैं। टारगेट सेल, सरफेस एंटीजन, एंटीबॉडी, बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी टू सरफेस एंटीजन। ठीक, एंटीबॉडी डिपेंडेंट या सेल मीडिएटेड या साइटोटॉक्सिक भी इसे कहते हैं। ठीक, इट इज बेसिकली नॉट सेल मीडिएटेड, दिस इज बेसिकली साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक एक्शन होता है इसमें। ठीक, सेल मीडिएटेड तो टाइप 4 होती है। कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड रिएक्शंस होते हैं, सही है। ऑप्सोनाइजेशन बाय C3b एंड फेगोसाइटोसिस होती है, सही। और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स वगैरह बन के लाइसिस हो जाता है। सो इन शॉर्ट ये कि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होती है अपने सेल की भी और एंटीजन की भी। तो इसमें देखिए ना, अपना सेल जो था वो भी मर रहा है, जो टी सेल है वो भी वो भी जो अपना बॉडी का अपना सेल है वो भी फेगोसाइटोज्ड हो रहा है। ठीक, और जो एंटीजन आई है वो भी फेगोसाइटोज्ड हो रही है। सो मैंने आपको हाइपर सेंसिटिविटी में क्या बताया था कि व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी, एग्जेजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सो दिस इज बेसिकली एग्जेजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें अपना सेल भी जा रहा है और फॉरेन पार्टिकल भी जा रहा है, सारे के सारे की फेगोसाइटोसिस हो जाती है। अच्छा, व्हाट इज, अब टाइप 2 और टाइप 3 में क्या फर्क है। जो टाइप 3 है ना उसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की डेपोजिशन होती है, उसमें होल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होता है। अब वो इधर मैंने लिखा नहीं हुआ स्लाइड्स में, मैं जस्ट फर्क बता रहा हूँ। बाकी सारा पाथवे सेम होता है, लेकिन उसमें जो एंटीजन होती है वो ऑलरेडी टारगेट सेल पे नहीं लगी होती। एंटीजन जो होती है वो फ्री फॉर्म में अवेलेबल होती है, वो सॉल्युबल फॉर्म में अवेलेबल होती है। और जब एंटीबॉडी सॉल्युबल फॉर्म में अवेलेबल होगी तो वो एंड पे क्या करेगी, वो फेगोसाइटोसिस को एक्टिवेट नहीं करेगी, वो C3b को, यानी यहाँ तक पाथवे सेम होता है, लेकिन ये जो C3b की एक्टिवेशन है इसकी जगह C5a की एक्टिवेशन होती है। और वहाँ पे ऑप्सोनाइजेशन नहीं होती, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है टाइप 3 में, और डेपोजिशन हो जाती है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की इनटू टिश्यूज, नॉट फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस नहीं होगी वहाँ पे। ठीक, सो टाइप 3 में होल इम्यून कॉम्प्लेक्स इज डिपॉजिटेड, सही। और जब इन्फ्लेमेशन की बात करेंगे तो हमारे पास इन्फ्लेमेशन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। इन्फ्लेमेशन में हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, जिसे फार्मर्स लंग भी कहते हैं, वो आ जाता है, आर्थस रिएक्शन। ठीक, हमारे पास डिप्थेरिया टॉक्साइड आ जाता है, सीरम सिकनेस जिसे कहते हैं, SLE आ जाता है, पोलीआर्ट्राइटिस नोड्यूसा और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो अब ये जितनी चीज़ें हैं, SLE, आर्थस रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, सही, डिप्थेरिया टॉक्साइड, पोलीआर्ट्राइटिस नोड्यूसा, PSGN, इन सब में देखिए ना इन्फ्लेमेशन वाला जो फैक्टर है डेट इज प्रोमिनेंट। ठीक, सो ये सारी एग्जांपल्स हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स की। अभी मैं आपको ये याद भी करवा देता हूँ। ठीक, अच्छा, अब जनाब टाइप 4 जो होती है, टाइप 4 डेट इज व्हाट, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें क्या होगा, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है और प्रोसेस करता है APC। ठीक है, प्रेजेंट करता है हेल्पर टी सेल 1 में। याद है जब मैंने टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन पढ़ाया था तो उसमें टाइप हेल्पर टी सेल जो है वो 2 थी, 1 नहीं थी, सही है, 1 में 2 थी और जबकि 4 में 1 है। सो TH1 जो होंगे वो रिलीज करेंगे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। इधर जो है वो इंटरल्यूकिन 4 वगैरह नहीं हो रहा, वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर
इंटरफॉन गैमा, इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 12 को रिलीज करवाते हैं। और ये जो है ना, अब फोकस करें जरा, जो टीएनएफ वगैरह हैं, ये क्या करेंगे, ये लिम्फोसाइट की रिक्रूटमेंट करेंगे, मोनोसाइट्स को प्रोड्यूस करेंगे, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस बन जाएंगे, फाइब्रोब्लास्ट आ जाएंगे, ठीक, एपिथेलॉइड सेल्स बन जाएंगे, ठीक। ये जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस हैं, एपिथेलॉइड सेल्स हैं और फाइब्रोब्लास्ट हैं, इनके कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, इनके कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं जी ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। जॉइंट सेल और ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होती है। इसीलिए जो टीबी वगैरह ना, ट्यूबरकुलस, ग्रेनुलोमा, टीबी वगैरह, ठीक, वो सारे जो है वो टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में आते हैं। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस जो है वो टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में आता है। ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस जो हैं वो टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में आते हैं, ठीक, जिसमें टी सेल्स इन्वॉल्वमेंट होती है। थायराइडाइटिस, सही है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, सही। और इसमें क्या होगा, मेमरी टी सेल ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं प्रीवियस एक्सपोजर के, ठीक। ये जनाब ये बातें होगी। अब हम कर लेते हैं याद। अब हमने कॉन्सेप्चुअली, फिलहाल कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए ज़रूरी था ताकि याद करना आसान हो जाए। कॉन्सेप्ट को रटना ज़रूरी नहीं है। अभी तक जो मैंने बातें बताई थी उनको रटना ज़रूरी नहीं है, जितना समझ आ गया बहुत है। अगर आपको सिर्फ इतना भी समझ आ गया कि टाइप 1 में एलर्जीज होंगी, टाइप 2 में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होंगी, टाइप 3 में होल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होगा और इन्फ्लेमेशन होगी, और टाइप 4 के अंदर सेल मीडिएटेड होती है और उसमें टी सेल की वजह से क्या होगा, टी सेल की वजह से क्या होगा, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, सही है, ट्यूबरकुलस, ग्रेनुलोमा, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस वगैरह, ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस होगा। तो काफी है, काफी है अगर इतना समझ आ गया। अब दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये स्लाइड जो है अब आपके एमसीक्यूज हैं सारे उस कॉन्सेप्ट की बेस पे, ठीक। अब जनाब सुनते जाए बातें। फर्स्ट निमोनिक आपने याद रखना है एसिड। A for anaphylactic endotopic caused by IgE mediated by mast cells. C for cytotoxic, इसमें ऑटो इम्यून एंटीबॉडी मीडिएटेड, यानी ऑटो एंटीबॉडीज बनेंगे। I फॉर इम्यून कॉम्प्लेक्स, इसमें होल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो डिपॉजिट होता है। और D फॉर डिलेड टी सेल मीडिएटेड, जिसमें मेमोरी ऑफ प्रीवियस एक्सपोजर होती है। ये एंटीबॉडी मीडिएटेड नहीं है, ये सेल मीडिएटेड है, सेल मीडिएटेड है, ठीक। अच्छा, अब जनाब टाइप 1 की एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो उसमें सारी एलर्जीज आएंगी। इसका मैंने आपको निमोनिक बताया, हा हा। सो हे फीवर, एलर्जिक एस्थमा जिसमें ब्रोंकियल आ जाता है, ठीक है। और एच फॉर हाइव, बी स्टिंग, एनाफिलेक्टिक शॉक, एटिकेरिया भी उसे कहते हैं, ठीक। और फूड एलर्जीज भी इसी में ही आएंगी। ये सारी एग्जांपल्स हैं। इसमें मैंने ना रफीउल्ला के अलावा भी एडिशनल एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। सो दिस स्लाइड इज दैट इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें एडिशनल एग्जांपल्स भी हैं जो आपको याद करनी है। जो टाइप 2 है उसका निमोनिक है माई ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव, माई ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव। अब M फॉर व्हाट, M फॉर व्हाट, मिस्थीनिया। B फॉर व्हाट, इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में सोचे ना। B फॉर व्हाट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। ग्रुप के G फॉर व्हाट, गुड पॉस्चर एंड ग्रेव्स डिजीज, गुड पॉस्चर एंड ग्रेव्स डिजीज। I for what, insulin resistance, diabetes mellitus type 2। so type 2 hypersensitivity reaction में diabetes mellitus type 2 आएगी, सही। और उसके बाद आ गया my blood group is I से ITP, ठीक। फिर RH पॉजिटिव, R फॉर रोमैटिक फीवर, R फॉर रोमैटिक फीवर, और H फॉर हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन और हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न जिसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलस कहते हैं। और पॉजिटिव के P फॉर पर्निशियस एनीमिया एंड पेम्फिगस वल्गैरिस। सो याद हुई ये बात। M फॉर मिस्थीनिया, माय ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव निमोनिक है। M फॉर मिस्थीनिया, B फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, G फॉर गुड पॉस्चर एंड ग्रेव्स डिजीज, I फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 एंड ITP, R फॉर रोमैटिक फीवर और हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन और हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, और P फॉर पर्निशियस एनीमिया एंड पेम्फिगस वल्गैरिस, ठीक। अच्छा, उसके बाद आ गया जी टाइप 3। टाइप 3 में एक चीज याद रखनी है कि शार्प निमोनिक होता है टाइप 3 का, SHARP, शार्प। S फॉर सीरम सिकनेस, सीरम सिकनेस क्या होता है जी, डिप्थीरिया टॉक्साइड। S फॉर SLE एंड शिक टेस्ट,
H for HSP, Hanoch Schwann purpura, और A for Arthus reaction जिसे न्यूमोसिस्टाइटिस फॉर्मर लंग्स भी कहते हैं, और R फॉर रेक्टिव आर्थराइटिस, और P फॉर पोलीआर्थराइटिस नोड्यूसा एंड पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अच्छा, अब मुझे आप लोग एक बात बताएं कि अगर शार्प निमोनिक में एक से ज्यादा ऑप्शंस जो हैं वो सही दिए हों तो आप प्रेफर किसको करेंगे? प्रेफर किसको करेंगे? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू गाइस, बिकॉज ये चीज क्लियर करनी बड़ी जरूरी है। यस, बाज दफा अब मैं बताता हूँ कि उसने ऑप्शन में क्या दिया होता है। उसने दिया होता है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी, तो उसमें एसएलई भी दिया होता है और आर्थस रिएक्शन भी दिया होता है। तो आपने उसमें प्रेफर करना है आर्थस इज ग्रेटर देन एसएलई। सही है, आर्थस इज ग्रेटर देन एसएलई। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लर्निंग सर। अच्छा, टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन जिसमें ग्रेनुलोमा वगैरह बन रहा था, तो उसमें क्या होता है, सिस और टिस वाली एग्जांपल आती हैं। सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सोरियासिस, सही है, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, हशीमोटो थायराइडाइटिस। सो सिस इज टिस सारी एग्जांपल इसमें आ जाती हैं। बाकी आईबीडी और स्किन टेस्ट भी इसी में आएंगे। डन। अब आप जनाब अपनी एग्जांपल्स और अपना जो इसके एमसीक्यूज हैं वो सारे कर ले, आपको हर चीज आती होगी उनमें। ठीक, कुछ मैं पॉइंट्स आपको दिखाता हूं जो रफीउल्लाह के बच्चों को समझ ही नहीं आते, लेकिन अब जरा आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएंगे। ये देखें, TH1 cells predominantly produce interferon and interleukin 2, and TH1 cells are predominantly involved in delayed hypersensitivity reaction. TH1 cells कहाँ थे? डिलेड या टाइप 4 में। TH2 सेल्स कहाँ थे? टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में। ठीक, क्लियर हुई बातें? और अब आपको ये भी पता है कि इंटरफेरॉन और TNF जो है, TNF भी प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से ग्रेनुलोमा बनता है। ठीक, अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर 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 एलर्जी हो गई है, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया, स्वीयर एलर्जी हो गई है, एनाफिलैक्सिस हो गया ड्यू टू सम मेडिसिन और समथिंग लाइक दैट, तो अब ट्रीटमेंट क्या देंगे? ट्रीटमेंट क्या देंगे? आई एम एड्रीनालीन। मैं एड्रीनालीन नहीं हूं, इंट्रामस्कुलर एड्रीनालीन देना होता है। ये सीपीएसपी का एमसीक्यू है। आई एम एड्रीनालीन व्हेनेवर देयर इज एलर्जी, ठीक है, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन जिसमें एक्सैजरेटेड इम्यून रिस्पांस होता है, उसमें आई एम एड्रीनालीन या आई एम एपिनेफ्रिन, एक ही बात है, वो देते हैं। चलो अब रेंडमली कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। हाइड्रोप्स विटेलस में कौन से रिएक्शन होगा? टाइप 2 होगा। सही है, ग्रेव्स डिजीज में कौन सा होगा? टाइप 2 होगा। एरिथ्रोप्लाज्मा विटेलस में कौन सा होगा? टाइप 2 होगा। ठीक, अच्छा, द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन साइटोटॉक्सिक टाइप 2 एंड इम्यून कॉम्प्लेक्स टाइप 3 इज, तो इनमें फर्क क्या है टाइप 2 और टाइप 3 में? तो मैंने कहा था कि इनमें जो फर्क है वो बेसिकली क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहाँ डिपोजिट होता है। टाइप 3 में डिपोजिशन होती है, तो द साइट वेयर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आर फाउंड इज द मेन डिफरेंस। ठीक, क्योंकि जो टाइप 2 है उसमें ऑलरेडी वो टारगेट टिश्यू के साथ एंटीजन लगी होती है, जबकि टाइप 3 में वो टारगेट टिश्यू के साथ नहीं होती, वो सॉल्युबल फॉर्म में होती है, वो किसी भी जगह पे लग सकती है। सो टाइप 2 इज बेसिकली मोर स्पेसिफिक ऑलरेडी। ठीक, टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन मिस्थेनिया ग्रेविस टाइप 2 होता है, माय ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव। ठीक है, आरबीसी ट्रांसफ्यूजन में कौन सा होगा? टाइप 2। ठीक, टाइप 1 के भी एमसीक्यूज कर लेते हैं जी आप लोगों को। अर्टिकेरिया रेनाइटिस है तो टाइप 1, अर्टिकेरिया रैश है तो टाइप 1, कॉज कौन करता है? आईजी, मीडिएट कौन करता है? मास्ट सेल्स। ठीक है, रेज क्या होगा? आईजी। ठीक है, बी स्टिंग की वजह से क्या होगा जी? कौन सा हाइपरसेंसिटिविटी, कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं? मास्ट सेल्स। बी स्टिंग में क्या होगा? आईजी। डन, चलो
ये भी एग्जांपल्स हो गई सारी, आसान हो गई है ना चीजें, देखिए मुश्किल तो नहीं लग रहा। आर्थस रिएक्शन में टाइप 3, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में टाइप 3, इसमें निमोनिक क्या था, शार्प, शार्प के पी से क्या था, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक। डिप्थीरिया टॉक्साइड टाइप 3, टाइप 3 SLE, और 2 गुड, गुड पास्चर जो है वो 2 ड्रो गुड में आता है, ठीक। अर्टिकेरिया वगैरह दे के उसने ये पूछ लिया सर, ये सारी एग्जांपल्स आप कर लेंगे, ठीक है। मेरा ख्याल है कि आगे चलना चाहिए, दिस इज वेरी सिंपल थिंग्स नाउ। आई डोंट स्केबीज में स्वीयर इचिंग क्यों होती है जी? अब ये अदर्स पढ़ लेते हैं। पेशेंट है who had kidney transplant developed cyanosis and organ failure within 10 minutes. What is the likely etiology? तो अभी हमने कहा था हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, ये मैंने आपको थ्योरी में एग्जांपल भी दी थी किडनी ट्रांसप्लांट की, कि अभी सुचर भी नहीं किया, अभी बंद भी नहीं किया पेशेंट को, और उसी वक्त ही ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो गई है। तो हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन मैंने आपको कहाँ पढ़ाई है, माई ब्लड ग्रुप इज RH, एच वाली जगह पे, तो वहां पे क्या था, टाइप 2, दिस इज हाइपर एक्यूट, ठीक है। एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन है वो। वाश्ड आरबीसीज आर बेनिफिशियल इन, तो वाश्ड आरबीसीज जो होते हैं वो हाइपर सेंसिटिविटी को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो बेनिफिशियल होते हैं। अब उसमें क्या होगा कि वाश्ड आरबीसीज में बेसिकली क्या होगा कि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज नहीं होंगी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी नो हाइपर सेंसिटिविटी। इचिंग इन स्केबिज इज कॉज्ड बाय, सही है, इचिंग इन स्केबिज जो होती है वो किसकी वजह से होती है, वो एक माइट प्रोटीन है, माइट प्रोटीन, ठीक है, उनकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की वजह से होती हैं, ठीक है। अब ये जो स्केबीज वाली इचिंग है ना, इट इज नॉट टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, स्केबीज की पैथोलॉजी और है, दैट इज नॉट टाइप 1, आई डोंट थिंक सो कि दैट इज टाइप 1, माइट प्रोटीन की हाइपर सेंसिटिविटी है, सही है। सो नॉट सम एलर्जिक रिएक्शन, स्केबीज इज नॉट ए एलर्जी, यू गाइस शुड अंडरस्टैंड दिस, स्केबीज एलर्जी नहीं होती। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी साइटोकाइन कौन सा होता है, तो इंटरल्यूकिन 2 होता है, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन होल द पैथोजेनेसिस, सही है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलस में टाइप 2, डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन 2 होता है। डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन कौन सी एंटीबॉडीज बनती हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, टाइप 1, 2, 3 में एंटीबॉडीज बनती हैं, बी सेल की एक्टिवेशन होती है, टाइप 3 में एंटीबॉडीज नहीं बनती ना, टाइप 3 में एंटीबॉडीज नहीं ना बनती, टाइप 4 में सॉरी, डिलेड में, उसमें एंटीबॉडीज नहीं ना बनती, इधर एंटीबॉडीज बन रही हैं, एंटीजन रिकॉग्नाइज हुआ, प्रोसेस हुआ, हेल्पर टी सेल के पास गया, टी सेल ने साइटोकाइन प्रोड्यूस किए, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज हियर, सो दैट इज सेल मीडिएटेड नॉट एंटीबॉडी मीडिएटेड, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। श्वार्ट्जमैन रिएक्शन में बेसिकली कौन सी मीडिएशन होगी, श्वार्ट्जमैन रिएक्शन में एंडोटॉक्सिन इज ग्रेटर देन फॉरेन बॉडी, सही है, नो नीड टू गो इनटू डिटेल कि क्या होगा कैसे होगा। मोन्टॉक्स टेस्ट में कौन से सेल्स होते हैं, तो वो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, डन सर। आगे आ जाए जी, 340 पॉइंट, 340 पॉइंट। हाइपर सेंसिटिविटी में अब भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है ना, ठीक है, तो फिर तो दोबारा से पढ़ना पड़ेगा एक दफ़ा, ठीक है, थ्योरी को अच्छे से करना पड़ेगा। लेकिन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में मैंने कोशिश की है कि आपका हर तरह से जो MCQ है, जो BCQ आता है, हर तरह से कवर हो जाए, ठीक। 340 पॉइंट, BCG वैक्सीनेशन इंटरफेयर्स इम्यूनिटी थ्रो, तो इसमें CD4 मीडिएटेड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। अभी मैंने कहा था कि ट्यूबरकुलस ग्रेनुलोमा वगैरह में BCG वैक्सीनेशन में, सही है, तो वही ये सारे एपिथेलाइड सेल वगैरह डिलेड T सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। अब दो तरह के सेल्स होते हैं, वही स्टोरी सारी दोबारा रिपीट हो रही है। अच्छा, मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने एक चीज़ आप सबको एक्सप्लेन की थी, बल्कि इस लेक्चर के स्टार्ट में भी की थी, कि जब भी टेररिस्ट अटैक करता है, कोई एंटीजन आता है, तो एंटीजन के रिस्पॉन्स में एक्टिवेशन होती है आर्मी की, आर्मी मतलब इम्यूनिटी, इम्यूनिटी जो है उसके सोल्जर्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, इन सोल्जर्स की जो
ट्रेनिंग कैंप है वो डिफरेंट होते हैं। बी सेल्स, टी सेल्स, सारे सेल्स बोन मैरो में बन रहे हैं, लेकिन बी सेल्स को बी सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी ट्रेनिंग, उसकी मेचोरेशन, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि फौजी को मेच्योर बनाना है, उसकी मेचोरेशन जो है वो बोन मैरो में होती है, जबकि टी सेल की मेचोरेशन जो है वो थाइमस में होती है। सही। जो बी सेल्स होते हैं उसमें एंटीबॉडीज बनती हैं, अभी तक अब आपको सबको ये पता होना चाहिए, बी सेल्स में एंटीबॉडीज बनती हैं, जबकि टी सेल में देयर विल बी नो सरफेस एंटीबॉडीज। ठीक है, उधर साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, उधर सेल मीडिएटेड होती है, जबकि BHU, बी जो होती है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है। ये वाला टेबल मैं हमेशा आपको लेक्चर के स्टार्ट में करवाता रहा हूँ, इस लेक्चर के स्टार्ट में भी और थ्योरी लेक्चर के स्टार्ट में भी ये वाला टेबल हम करते रहे। ठीक है, आगे सारे पॉइंट्स आपके साथ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जितने भी रफी के अगले पॉइंट्स हैं। सही। बाकी इसमें रूल ऑफ 8 हमने याद किया था CD4 टी सेल्स के साथ। सही है, कि इसमें जो है वो रूल ऑफ 8 हमने याद किया था कि किस किस तरह जो है वो होगा। जो CD4 सेल्स होते हैं उनमें एसोसिएशन किसके साथ होती है, तो MHC2, 4 × 2 = 8, ये 60% होते हैं। सही है, ये हेल्प करते हैं बी सेल्स को एंटीबॉडीज बनाने में और प्रोड्यूस करते हैं साइटोकाइंस टू रिक्रूट फेगोसाइट्स एंड एक्टिवेट अदर ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो इसमें आप 2-3 बातें इधर लिख लें CD4 के साथ ही, हेल्पर टी सेल्स और BCG वैक्सीनेशन, ये इनका काम है। अब CD8 जो है ये डायरेक्टली किल करते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को, और ये ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनका MHC1 के साथ एसोसिएशन है। CD8 के साथ लिखे साइटोटॉक्सिक, CD8 जो होते हैं वो साइटोटॉक्सिक होते हैं, 8 लेटर इज टॉक्सिक ना। अब इनमें ना डिफरेंट चीजें आपने लिखनी है। इनका HLA के साथ एसोसिएशन होता है, इनका एंटी ट्यूमर एक्टिविटी होती है क्योंकि ये टॉक्सिक है, ये एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में आते हैं, और ये क्रोमोसोम 6 पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये सारी बातें वो हैं कि जो अंदर जो है ये MCQs में आई हुई हैं, और मैंने आपको अभी बता दी हैं सारी, ये अपने टेबल के साथ ही लिख लें। ठीक है, ये अपने टेबल के साथ लिख लें। ठीक, अगर एंटी ट्यूमर एक्टिविटी की बात की जाए तो उसमें CD8 प्लस नेचुरल किलर सेल्स इज ग्रेटर देन नेचुरल किलर सेल्स, ये इसने एक उसका ना वो सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, फिर जनाब ये सुपर एंटीजन का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि वो साइटोकाइन को कॉज करती है, साइटोकाइन स्टॉर्म को फ्रॉम टी सेल। MHC1 जो होता है वो क्रोमोसोम 1 पे होता है, ऑलरेडी डिस्कस दैट पॉइंट। सही है, और HLA के साथ एसोसिएशन होता है, एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होती है, एक्यूट रिजेक्शन में CD8 सेल्स होते हैं, क्रोनिक रिजेक्शन में CD4 सेल्स होते हैं। बाकी एक्यूट और क्रोनिक का ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आप लोग कर चुके हैं, और इवन आप लोग हाइपर एक्यूट का भी कर चुके हैं। अगला पॉइंट आ जाए। क्लियर है सर, इम्यूनिटी मुश्किल तो नहीं लग रही, इजी सीन है, मैं तो अपने फ्लो में पढ़ाता जा रहा हूँ। प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितनी मेहनत से आप सबको पढ़ाया जा रहा है उससे ज़्यादा मेहनत आपने अब इन टॉपिक्स पे करनी है। इस मेहनत को ज़ाया नहीं करना, ये नहीं सोचना कि इन्होंने सर ने पढ़ा दिया है फलाना हो गया तो बस ख़त्म, बात ख़त्म नहीं होती, हमारे पढ़ाने से बात ख़त्म नहीं होती, बात ख़त्म आपके पढ़ने से होगी, आपके उसको रिटेन करने से होगी। हमने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए चीज़ों को आसान करना है, आप लोगों को फैसिलिटेट करना है, जंग आप लोगों ने खुद लड़नी है, पेपर आप लोगों ने खुद देना है। ठीक है, ये जो टॉपिक्स आपको एक एक घंटे में करवाते हैं, ये टॉपिक्स जो है आप लोग अगर फर्स्ट टाइम खुद बैठ के पढ़ें तो आपके 4-4 दिन में हो। सही है, सो हम बेसिकली आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप लोगों ने अब इधर मेहनत करनी है। सर अब इससे ज़्यादा फैसिलिटेशन नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा आगे आपका काम है। ठीक, चलो। A PPD tuberculin test done, ठीक, to a patient after 40 hours 15 millimeter erythema is noticed. Cell responsible for erythema are, तो सेल कौन से होते हैं, तो वह हेल्पर टी सेल्स होते हैं। ठीक है, हेल्पर टी सेल जिन्हें CD4 सेल्स भी कहते हैं। समटाइम्स इधर CD4 और CD8 का ऑप्शन भी होता है, लेकिन आपने CD4 को ही प्रेफर करना है। सही है, CD8 जो होते हैं वो साइटोटॉक्सिक होते हैं, CD4 जो होते हैं वो हेल्पर होते हैं।
और मेमोरी टी सेल्स जो होते हैं वो CD4 भी हो सकते हैं, CD8 भी हो सकते हैं। सही। अच्छा, अब जो 343 पॉइंट है उसमें HLA में ना 3 चीजें आपने याद रखनी है। 3 वर्ड्स में बोलूंगा HLA के बारे में। WBC सैंपल, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, और साइड इफेक्ट क्या होगा, हाइपर बिलिरुबिनीमिया। अच्छा, अब मैंने जब आप लोगों को थ्योरी करवाई तो थ्योरी में मैंने आपको क्या एक चीज बताई थी, HLA इनकोडिंग जो है वो हमने की थी। HLA इनकोडिंग कि HLA जीन को इनकोड कौन करता है। ठीक, तो मैंने कहा था कि जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है MHC, सही है, दे आर इनकोडेड बाय HLA जीन्स। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये प्रेजेंट करते हैं, जो MHC हैं वो प्रेजेंट करते हैं एंटीजन फ्रेगमेंट्स को टी सेल्स पे और बाइंड करते हैं टी सेल रिसेप्टर्स के साथ। सही है, सो इनकी जो होती है इनकोडिंग जो है वो HLA जीन से होती है। अब जनाब, रिगार्डिंग HLA एंटीजन व्हाट इज ट्रू, दे आर मेन रीजन फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। HLA जीन जो होती है वो मेन रीजन है ग्राफ्ट रिजेक्शन की। अब HLA का काम क्या होता है, MHC को इनकोड करना। MHC का काम क्या होता है, प्रेजेंट करना एंटीजन को टू दी टी सेल्स। अगर इसी में मसला होगा तो ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगी। ठीक, अ पेशेंट हैज टू अंडरगो रीनल ट्रांसप्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज शुड बी सेंट फॉर टाइपिंग। तो इसमें कौन से टिश्यूज जो है वो टाइपिंग के लिए जाएंगे, तो WBCs। सो ना इसमें आपने याद रखना है कि जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं वो WBCs होते हैं। जो साइट इन्वॉल्व होती है वो इंट्रा ओरल साइट या बकल साइट होती है, इंट्रा ओरल साइट। ठीक है, इंट्रा ओरल साइट। सही। HLA मैचिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिक्रीजेस चांसेस ऑफ विच इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन। तो ये डिक्रीज क्या करती है, ये ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज को डिक्रीज करती है, इसलिए मैच होना बड़ा जरूरी है। बेस्ट सैम्पलिंग किससे होती है, कौन से सेल से, WBC से। ठीक है, प्री रिक्विजिट क्या है, HLA मैचिंग, मेन रिस्पॉन्स फॉर HLA, वही बातें। साइड इफेक्ट क्या है, हाइपरबिलिरुबिनीमिया। ग्राफ्ट बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस, दे आर नॉट रिजेक्टेड इवन विदाउट इम्यूनोसप्रेशन। यानी अगर दोनों ही आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, तो ग्राफ्ट कैसे रिजेक्ट होगा, इम्यूनो सप्रेसिव। मैंने आपको कहा था ना कि जब ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन करवाते हैं तो आप पहले जो होस्ट है, सही है, जो आपने जो रिसिपिएंट है, सही है, उसमें इम्यूनो सप्रेशन करनी है ताकि उसकी जो सोल्जर्स है, उसकी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, वो जो है डोनर को वो ना करे, कबूल करने से इनकार ना करे। ठीक है, सो जस्ट लाइक दैट आइडेंटिकल ट्विंस में इसकी जरूरत भी नहीं होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट क्या है, HLA मैचिंग। सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट टेस्ट कौन सा है, HLA। सही है, सेल कौन सा होता है, WBC। साइट कौन सी होती है, इंट्राओरल साइट। साइड इफेक्ट क्या है, हाइपरबिलिरुबिनीमिया। HLA मैचिंग हो जाए तो क्या होगा, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन नहीं होगा। आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि ग्राफ्ट इज नॉट रिजेक्टेड इवन विदाउट इम्यूनोसप्रेशन। क्लियर, क्लियर। आई होप यू पीपल आर क्लियर। यार ये मुश्किल चीज़ें नहीं है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो दीज आर वेरी सिंपल इंटरेस्टिंग थिंग्स, दीज आर नॉट मुश्किल थिंग्स। टोल लाइक रिसेप्टर्स आर एसोसिएटेड विद। तो ये जो टोल लाइक रिसेप्टर्स हैं ये किस इम्यूनिटी के साथ एसोसिएटेड है, तो ये इननेट इम्यूनिटी के साथ जो बाय बर्थ होती है। सही है, दो तरह की इम्यूनिटी होती है ना, एक इननेट इम्यूनिटी होती है और एक अडॉप्टिव होती है। तो इननेट इम्यूनिटी क्या है, जो बाय बर्थ जो है वो होती है, और इसमें टोल लाइक रिसेप्टर्स एसोसिएटेड है। ऑटोइम्यून डिजीज की मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन क्या है, मोटोलॉजिकल चेंजेस। ठीक, CD का मतलब क्या होता है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। पैसिव इम्यूनिटी की इंडिकेशन क्या है, तो एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है कि एक्टिवली एंटीजेंस जाता है और उसके अगेंस्ट एक्टिवली एंटीबॉडीज बनती है, जबकि पैसिव के अंदर क्या होता है कि ऑलरेडी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं। सही है, सो इंडिकेशन पैसिव इम्यूनिटी की क्या है कि जब आपके पास टाइम ना हो फॉर एक्टिव इम्यूनिटी, उस वक्त पैसिव इम्यूनिटी कर लो, क्योंकि एक्टिव में तो पहले एंटीजन जाएगी फिर एंटीबॉडी बनेगी। सही है, और दैट इज ए लेंथी प्रोसेस। जबकि पैसिव के अंदर क्या होता है कि एंटीबॉडीज ऑलरेडी बनी होती है, ये मिनटों में हो जाती है। यू विल प्रिवेंट टेटनस इन ए पॉपुलेशन बाय गिविंग टेटनस टॉक्साइड।
पैसिव इम्यूनाइजेशन इज अचीव्ड बाय, पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या होगा, प्री फॉर्म्ड आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, अगर आपने मतलब प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज देते हैं, ठीक है, इंजेक्टिंग टी लिम्फोसाइट्स या आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सेल रिस्पांसिबल फॉर इनेट और एक्टिवेटेड मोस्ट कॉमनली एज कार्बोहाइड्रेट सीक्वेंसेस बैक्टीरियल सेल वॉल, उससे एक्टिवेट होते हैं। 345 पॉइंट है जी रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ फीवर इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन, तो वो इंटरल्यूकिन 1 जो होता है वो इंड्यूस करता है प्रोडक्शन ऑफ PGE2, जिसकी वजह से इंक्रीज होता है सेट पॉइंट। फीवर इन इन्फेक्शन में क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू होता है, सही है। सो इन्फ्लेमेशन में प्रोस्टाग्लैंडिन के थ्रू और इन्फेक्शन में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू, ठीक। डिजीज ऑफ द स्पाइन विच लीड्स टू फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रा, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उसमें कौन सी HLA होती है, तो HLA-B27 होती है। अब ये जनाब ये निमोनिक्स के साथ आपने दोबारा से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। जिस तरह पेयर निमोनिक था तो इसमें आपने रापा किया हुआ है कि इसमें आपने रिएक्टिव आर्थराइटिस जो है, ठीक है, उसको प्रेफर करना है। फिर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है। सो पेयर से ये हो गया। फिर आइए टू मच डेयरी क्वीन, तो ये ग्लूटेन फ्री डाइट वाला ये आ जाएगा DQ2 DQ8, ठीक है। DIR2 मल्टीपल स्क्लेरोसिस है फीवर, मल्टीपल एपास्टर्स ऑफ DIRT, DR323 SLE, इसमें जो है वो SLE वगैरह आ जाएगा, डायबिटीज मेलाइटिस। और रूम देयर आर 4 वॉल्स इन ए रूम, तो रोमाटाइड आर्थराइटिस में DR4 आएगा, और DR5 जो होता है वो पर्नीशियस एनीमिया में, सही है। HLA-B5 जो होता है उसका एसोसिएशन होता है बेसेट के साथ, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि B57 होता है, B27 होता है, B5 होता है, तो HLA-B5 जो होता है उसका एसोसिएशन है बेसेट के साथ, सही है। अच्छा 347 है जी टाइप्स गामड़े, एट बर्थ प्रेजेंस ऑफ विच इम्यूनोग्लोबुलिन इंडिकेट्स इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन इन न्यूनेट, सही है। तो इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन इन न्यूनेट जो है वो किसकी वजह से शो होता है, तो आपको याद है जब हमने रुबेला पढ़ा था, दिलरुबा, तो उसमें हमने कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन्स पढ़ी थी, सही है। रुबेला, रुबेला के साथ उसमें हमने IgM, ठीक है, IgM पढ़ी थी, सही है। सो इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन इन न्यूनेट जो है वो IgM की वजह से होता है बेसिकली। रुबेला के साथ जब भी टर्मिनेट प्रेगनेंसी करनी है विद रुबेला या पेंटामर विद 10 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स, तो सबसे पहले IgM के बारे में सोचना है। अब जनाब मैंने आप लोगों को क्या कह रहे हैं, अच्छा प्लीज सुने एक दफ़ा, एंड मैं कर लूँ ये चीज़ें। अच्छा GAMDE गामड़े, G फॉर IgG, ये सबसे ज़्यादा होती है, जो सबसे ज़्यादा होती है वो उतनी छोटी होती है। तो क्या हमने किया था इसका निमोनिक, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सही है। सो ये जितनी छोटी होती है सबसे स्मॉलेस्ट है, लेकिन ये हाईएस्ट इन सीरम कंसंट्रेशन होती है। लार्जेस्ट M है लेकिन हाईएस्ट जो है वो IgG है। ये स्मॉलेस्ट है, ये ऑप्शनाइज करती है बैक्टीरिया को, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को। हाईएस्ट इन सीरम कंसंट्रेशन मेजर होती है, वार्म एंटीबॉडी होती है, और ये G से गेस्टेशनल, ये क्रॉस करती है प्लेसेंटा को। लेकिन रुबेला के साथ IgM है, इमीडिएट IgM है, सही है। अच्छा फिर A जो है वो होती है सेक्रीशंस में, टीयर्स, साइवा, म्यूकस, ब्रेस्ट मिल्क में, सही है। और जो M है वो मैक्रो है, टू लार्ज टू क्रॉस प्लेसेंटा, लेकिन ये करती क्या है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, और ये इमीडिएट रिस्पॉन्स में आती है IgM। लेकिन मास सेल्स और बेजोफिल्स के साथ जो बाइंड करती है वो IgE है, डी ग्रेनुलेशन ऑफ मास सेल्स वगैरह करवाती है। जो टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है उसे कॉज कौन करवाती है, IgE। मीडिएट कौन करवाता है, मास्ट सेल्स। डन, सही है। ये सारी चीजें हो गई हैं। अच्छा कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन का ना आपने निमोनिक याद रखना है। इसमें कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में मैंने आपको क्या करवाया, IgM करवाती है, क्योंकि डेट इज टू लार्ज टू क्रॉस प्लेसेंटा, लेकिन इतनी बड़ी है कि ये कॉम्प्लीमेंट को फिक्स कर लेती है। ये चीज़ों को आगे मोटा बंदा अगर खड़ा हो तो आप लोग वहाँ से गुजर सकते हैं, नहीं, आप लोग तो वहीं उसी जगह पे फिक्स हो जाएंगे। अगर आपने बस के दरवाजे से गुजरना है और वहाँ एक मोटा बंदा गुजरा है, खड़ा हुआ है, तो आप लोग नहीं गुजर सकते, वहीं फिक्स हो जाएंगे। ये कॉम्प्लीमेंट को फिक्स कर देती है। अच्छा लेकिन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में आपने याद रखना है कि IgM इज ग्रेटर देन IgG, लेकिन IgG की भी आगे टाइप्स होती हैं। उसमें निमोनिक है 312 का 4, 312 का 4। IgG1 इज ग्रेटर देन IgG3 इज ग्रेटर देन IgG2, 3 के बाद 1, फिर 2, फिर 4, सही है। 312 का 4, 312 का 4, प्लीज रिमेंबर दिस। डन सर, इतनी मेहनत से आपको मैं ये चीज़ें करवा रहा हूँ ना, तो अब ये चीज़ें याद रखनी है प्लीज़, ठीक है। ये देख लें, ये सारे MCQs हो गए, ठीक है। अच्छा
फिर जनाब एक निमोनिक आपने याद रखना है, गेम, GAME, गेम। ये बेसिकली निमोनिक क्या है कि a child with recurrent infection will have which of the following physiological antibody missing। ठीक है, उसमें क्या होगा, गेम निमोनिक, न्यू बॉर्न में IgG, चाइल्ड में IgA। सही है, न्यू बॉर्न में IgG और चाइल्ड में IgA। सही है, यानी IgG पहले आएगी ना गेम में, IgG पहले, और A जो है वो वो आ जाएगी चाइल्ड में। ठीक, लॉन्ग टर्म मेमोरी इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी होती है, तो IgG होती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी होती है, IgG होती है। इट्स लाइक IgM इज ग्रेटर देन IgG3। हाँ जी, यही मैंने बताया, 3 1 2 का 4, यही बताया। ऑटो इम्यून पैनक्रियाटाइटिस जो होता है वो उसमें कौन सी होती है, वो IgG होती है। एंटीबॉडी रिलीज्ड अगेंस्ट प्रीवियसली एक्सपोज्ड एंटीजन, तो वो कौन सी होती है, वो IgG होती है। मोस्ट अबंडेंट कौन सी, IgG है। लार्जेस्ट कंसंट्रेशन किसकी है सीरम में, IgG की। IgE बाइंड किसके साथ करेगी, मास्ट सेल के साथ। ठीक है, आगे देख लें जी, ये कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी का है। सही है, जब इसने रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस दिए, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डायरिया दिया हो, और साथ गैडिया वगैरह दे के TNB लिम्फोसाइट्स जो है डिक्रीज दिए हो। सही है, और ये सीरम कंसंट्रेशन बता दी हो, तो दैट इज कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी। सही है, उसके बाद जनाब 8 मंथ्स का चाइल्ड है, एसोफेजियल कैंडिडियासिस है, चेस्ट इन्फेक्शन है, नोमोसिस्टिस कार्नी है, थाइमस है, डिमिनिश्ड बॉडी लिम्फ नोड्स है, नो जर्मिनल सेंटर्स है, तो इसमें ADA होगा, एडिनोसिन डियामाइनेज डेफिशिएंसी। अच्छा, ये वह टॉपिक है जो मैंने आपको स्किप करवाया था, इम्यूनो डेफिशिएंसीज। ठीक है, उसे इसके ये दो तीन सिनेरियोज आते थे, मैंने कहा था ये पैथो वालों को ज़्यादा आता है, तो ये मैंने ना स्किप करवा दिया था इन फर्स्ट एड। सो बस